Good evening, all of you. अभी तुम लोगों को हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक में हम ड्रग्स और मेडिसिन की बात किए थे। इसके पहले हम बताए थे कि ड्रग्स वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जिनका मोलिकुलर मास निम्न लगभग 100 यू से 500 यू के बीच में होता है। हम ये भी बताए थे कि ऐसे जो पदार्थ होती है ये माइक्रोमोलिकुलर टारगेट पर जैविक रिस्पॉन्स दिखलाते हैं, और अगर ऐसे ड्रग्स का प्रयोग मेडिसिनल जगत में, चिकित्सा जगत में अगर हम करते हैं तो ऐसे पदार्थ को हम मेडिसिन कहते हैं। उसके बाद हम ये भी बात किए थे कि ड्रग्स को भिन्न भिन्न क्राइटेरिया के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात की गई, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन की बात की गई, केमिकल स्ट्रक्चर की संरचना के आधार पर ही बात किया गया, और ये भी हम बताए कि मोलिकुलर टारगेट पर भी ये ड्रग्स कार्य करते हैं। ड्रग्स का अर्थ सिर्फ मेडिसिन से नहीं है, ड्रग्स वो भी सब्सटेंस नहीं है जो ओनली नशा युक्त हो, बल्कि ड्रग्स का हम प्रयोग माइक्रोबायोलॉजिकल इफेक्ट के रूप में हम करते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार एनाल्जेसिक की तरह होता है। एनाल्जेसिक का अर्थ पीड़ाहारी से है, इसको दर्द निवारक भी कहते हैं। हम बताए थे कि एनाल्जेसिक वैसे रासायनिक पदार्थ को कहा जाता है जो विदाउट मेंटली एक्टिविटी को डिस्टर्ब किए ही अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाकर दर्द का निवारण कर देता है। इसके बाद हमने बात की एनाल्जेसिक को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, जिसमें हमने कहा था कि कुछ एनाल्जेसिक ऐसे होते हैं जो नॉन नार्कोटिक होते हैं, ऐसे एनाल्जेसिक नॉन एडिक्टिव होते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार की स्लीपिंग पिल्स टाइप का कंपोनेंट पाया नहीं जाता है, और ऐसे एनाल्जेसिक का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में आमतौर पर डेली लाइफ में किया जाता है। लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन की बात हो, अर्थात अगर दर्द सर्जिकल ऑपरेशन से गुजर रहा हो, तो ऐसी अवस्था में हम एस्पिरिन या पैरासीटामोल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए वैसे एनाल्जेसिक की आवश्यकता होती है जिसमें एक कंपोनेंट स्लीपिंग पिल्स के रूप में होता है, और इनके बहुत ही लो कंसंट्रेशन का हम प्रयोग करते हैं। और इस तरह से हमने कहा क्या कि एनाल्जेसिक को, दर्द निवारक को दो टाइप में बांटे, एक नॉन नार्कोटिक और दूसरा क्या हो गया है, नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक के रूप में हम यहाँ पर बात आज करने जा रहे हैं, एस्पिरिन की बात किया जाएगा और पैरासीटामोल की बात करते हैं। पैरासीटामोल एक वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें मेनली इसमें एक कंपोनेंट ऐसा है पैरासीटामोल में जो बुखार को कम कर देता है, ज्वर को ज्वर नाश करता है, और ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वर नाशी एंटीपायरेटिक सब्सटेंस कहते हैं। बिहार बोर्ड का में ऐसा कई बार का पूछा हुआ है कि एंटीपायरेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं, तो वैसे सब्सटेंस जो ज्वर का क्या करता है, नाश कर देता है, जो बुखार को कम कर देता है। अभी हम बात कर रहे हैं एस्पिरिन की भी बात करते हैं। हम बता रहे थे
कि एस्पिरिन भी एक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। बिहार बोर्ड में ये इसका पूछा गया है कि इस एस्पिरिन का IUPAC नाम क्या है। जरा सा हम इसकी संरचना पर चलते हैं, एस्पिरिन का संरचना पर चलते हैं। एस्पिरिन का केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। फिर से समझिए, एस्पिरिन का केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड का जब हम एसिटाइलेशन करवाते हैं, अर्थात एसिटिक अनहाइड्राइड से अगर प्रतिक्रिया करवा देते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो कंपोनेंट प्राप्त होता है, ऐसे कंपोनेंट को ही हम एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एस्पिरिन की बात कर लेते हैं। इसके पहले सैलिसिलिक एसिड की बात करते हैं। सैलिसिलिक एसिड है क्या, ध्यान से समझिएगा। बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग में दूसरे पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है और फर्स्ट पोजीशन पर COOH जुड़ा हुआ है। अर्थात सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा। अभी हमने कहा क्या, पहली पोजीशन पर क्या है COOH और दूसरे पोजीशन पर क्या है OH। तो इसका सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नाम क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और अभी हमने कहा कि अगर इसी सैलिसिलिक एसिड का अगर हम एसिटाइलेशन करवा देते हैं, तब ऐसी अवस्था में जो कंपाउंड प्राप्त होता है, इसी कंपाउंड को हम एस्पिरिन कहते हैं। इस कंपाउंड का देखिए संरचना क्या है। बेंजीन के पहले पोजीशन पर COOH को दर्शाए हैं और उसके दूसरे पोजीशन पर H हटाकर वहां अब जुड़ गया है OCOCH3। इसको हम क्या बोलेंगे, ये दूसरे पोजीशन पर है, एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या हो गया, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका नेम, इस टॉपिक में बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एस्पिरिन का प्रयोग दिल के दौरे के रोकने के लिए हार्ट अटैक में किस प्रकार कारगर है। अगर हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में हमारे पास घर में अगर कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली एक पैरासीटामोल या एस्पिरिन की गोली अगर हम पेशेंट को दे देते हैं, तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से उस पेशेंट की जान बच सकती है। क्यों जान बच जाएगी? एक्चुअली इसमें एक कंपोनेंट ऐसा है एस्पिरिन में, जिनका वर्क ऑफ फंक्शन क्या है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। मतलब ये ब्लड को थक्का होने नहीं देता है। अगर हार्ट अटैक आता है और वैसी अवस्था में ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड के फ्लो होने से कहीं भी वेन में या आर्टरी में वह ब्लड क्लॉट कर सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को हम एस्पिरिन दे देते हैं ऐसी अवस्था में, तो वो कुछ समय तक वो उस ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा और ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से हम उस पेशेंट को यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। तो आपसे पूछता है कि हार्ट अटैक में एस्पिरिन का हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो एस्पिरिन का क्या काम है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब रक्त को थक्का होने से ये पदार्थ क्या करता है, रोक देता है। और यही कारण है कि अगर दिल के दौरे में के समय इस एस्पिरिन का प्रयोग कर दिया जाए, तब ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से उस पेशेंट का जान बच सकता है। आगे हम बात करते हैं, एंटीपायरेटिक की बात हो गई। ऐसे ड्रग्स जिसका प्रयोग बुखार को कम करने में किया जाता है, अभी हमने बताया कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन,
ये सभी एंटीपायरेटिक की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। एस्पिरिन का प्रयोग हार्ट अटैक को रोकने में अर्थात दिल के दौरे को रोकने में किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटी ब्लड क्लोगेटिंग एक्शन प्रॉपर्टी पाया जाता है। आगे की टॉपिक की हम बात करते हैं। इस टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसक्युलाइजर्स। व्हाट इज ट्रांसक्युलाइजर्स? ट्रांसक्युलाइजर्स को हिंदी में हम प्रशांतक कहते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आता है और क्लास में बच्चे पूछते भी हैं कि व्हाट इज ट्रांसक्युलाइजर, ये प्रशांतक क्या है। देखिए प्रशांतक क्या है। ट्रांसक्युलाइजर प्रशांतक क्या है? ट्रांसक्युलाइजर वैसे रासायनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसका प्रयोग ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, मतलब तनाव की स्थिति में अगर कोई पेशेंट तनाव से गुजर रहा है तो उस तनाव को दूर करने में हम इस सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं। या मेंटल डिजीज, अगर व्यक्ति माइल्ड या सीवियर मेंटल डिजीज से गुजर रहा है, माइल्ड का मतलब क्या होता है, हल्का, सीवियर का मतलब क्या हो गया है, गहरी मानसिक बीमारी से अगर गुजर रहा है और उस पेशेंट को अगर इस प्रशांतक को का उपयोग किया जाए तो ऐसी अवस्था में इस रासायनिक यौगिक के प्रयोग करने से तनाव, उत्तेजना, चिंता जो भी होती है ये खत्म हो जाती है और इसके प्रयोग से मन में अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ ये है कि यह एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो डिप्रेशन से मुक्त कर देता है। ऐसी अवस्था में रासायनिक यौगिक ये चिंता, तनाव या उत्तेजना जैसी मानसिक अवस्था का क्या करता है, निदान करता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रशांतक कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ट्रांसक्युलाइजर। अब अलग अलग जो ट्रांसक्युलाइजर जो होते हैं इनका मैकेनिज्म अलग अलग होता है। हमारे शरीर में भी एड्रिनल ग्लैंड है, कहने के लिए इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन यह ग्लैंड जो होता है हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। मनुष्य के केस में यह जो एड्रिनल ग्लैंड है, और इस ग्लैंड की खासियत ये है कि अगर हम इमरजेंसी में जा रहे हैं, किसी या एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, तब ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से अगर इसका सेक्रेशन होता है तो हम उस हालात से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और ये सेक्रेट कौन करता है, नॉर एड्रिनलिन। समझ में आ रही बात, एड्रिनल ग्लैंड ये सेक्रेट करता है क्या, नॉर एड्रिनलिन। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड चेंज कर देता है। मूड चेंज का मतलब अभी हमने कहा कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए यह हार्मोन, यह पदार्थ जो है हमें तैयार रखता है। अगर शरीर में नॉर एड्रेनलिन का, अगर हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड का इस नॉर एड्रेनलिन का लेवल कम हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अर्थात उस हालात से लड़ने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। और ऐसी अवस्था में अगर डॉक्टर की सलाह लिया जाए तो बाह्य एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी डिप्रेशन औषधि को दिया जाता है। और ये अभी हमने कहा कि ये एंटी डिप्रेशन औषधि कौन कौन हो सकते हैं, तो इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्युलाइजर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण क्या हो गया, इक्वानिल, इक्वानिल, मेप्रोबमेट, नाम सुनिए, इक्वानिल, इसे प्रयोग नहीं करना है बिना डॉक्टरी सलाह का, ध्यान में रखिए। इक्वानिल
मेप्रोबमेट इत्यादि। इक्वानिल, मेप्रो, यहाँ इक्वानिल का संरचना भी दिखाया है, इक्वानिल, मेप्रोबमेट। इसी तरह से बारब्यूट्रेट भी होता है। बारब्यूट्रिक अम्ल का डेरिवेटिव जितने भी हैं वो सभी ट्रांसकुलाइजर की तरह काम करते हैं। आपको ये इसका सूत्र ना सूत्र याद रखना है, न इसकी संरचना याद रखना है। आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, 1 नंबर का आता है कि इनमें कौन ट्रांसकुलाइजर है, या ट्रांसकुलाइजर का प्रयोग हम किस अवस्था में करते हैं, है ना। नॉर एड्रेनलिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स किसको कहते हैं, ट्रांसकुलाइजर कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इज ए टाइप ऑफ क्या है, एनाल्जेसिक ही है। इसमें क्या है, ये दर्द का तो निवारण करता ही करता है, और हमारे मन में हमें चिंता मुक्त करके, स्ट्रेस फ्री करके अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसकुलाइजर्स कहते हैं। आगे की ओर हम चलते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। नहीं प्रश्न पूछेगा ऐसा हो नहीं सकता है, आना ही है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए कैसे आता है, चाहे कंपटीशन हो या आपको आईएससी का एग्जाम हो। एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक ये है क्या, कहता है कि एंटीबायोटिक्स एक्चुअली क्या है, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उसी सूक्ष्म जीवियों के द्वारा ये सेक्रेटेड पदार्थ है। सेक्रेटेड पदार्थ है मतलब वही जो सूक्ष्म जीवी जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये सेक्रेट करता है, उसी सेक्रेट को हम डोज के रूप में, क्वांटिटी के रूप में, मिलीग्राम में हम ड्रग्स के रूप में लेते हैं। ऐसे ड्रग्स समझिए, ये एंटीबायोटिक क्या है ना, हमेशा अभी सुन रहे होंगे प्रतिदिन एंटीबायोटिक्स, चारों ओर कोरोना फैला हुआ है, तो वहाँ एंटीबायोटिक्स का कैसे प्रयोग किया जा रहा है। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स क्या है, ऐसे ड्रग्स हैं जिनका प्रयोग इन्फेक्शन को नष्ट करने में किया जाता है। एंटीबायोटिक कहलाता है, ये इन्फेक्शन को नष्ट कर सकते हैं। ये पदार्थ ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये सूक्ष्म जीवियों को ग्रोथ को कम कर देता है या उन्हें विनाश कर देता है। फिर समझिए, वे पदार्थ, वे केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं और सूक्ष्म जीवियों के ग्रोथ को कम कर देता है या उनका विनाश कर देता है। मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार एंटीबायोटिक को हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, और जिनका लो कंसंट्रेशन, कम मात्रा जो है, जो सूक्ष्म जीवियों को या तो विनाश कर देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। मतलब ऐसे पदार्थ को अगर हम ओरली लेते हैं, ओरली का मतलब क्या है, जैसे दवा खाया जाता है, क्यों हम ओरली बोलते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भी ओरली नहीं ले सकते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं आगे भी हम बात करेंगे, फिलहाल ये समझ कि जिनका लो कंसंट्रेशन सूक्ष्म जीवियों को या तो विनाश कर देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल गुण की बात पर जो सफलता पाया गया, ये किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आपसे पूछता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्या रोल है मेडिसिनल जगत में, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जो 1929 में एंटीबैक्टीरियल गुण का खोज किया था। और ये किस पदार्थ से खोज किए थे, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन था,
तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पेनिसिलियम फंगस। पेनिसिलियम नोटाटम नाम का फंगस था। उसी फंगस से फंजाई, जिसको हम लोग कहते हैं, फंजाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक, कवक बोला जाता है, फंजाई। उस फंगस से हम जो क्या है, किसने, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटाटम फंगस से पेनिसिलिन को निकाला था। और ये पेनिसिलिन की दवा मलेरिया में यूज होता है। उस समय 1929 में, उस समय चारों तरफ मलेरिया फैला हुआ था और मेडिसिन जगत में यही H.W. फ्लोरी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, दोनों को 1945 में इसी इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि कब, किसको एंटीबायोटिक के खोज के लिए 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, तो वो कौन थे, H.W. फ्लोरी एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके पहले सिफिलिस, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक की जो सफल परीक्षण किया गया था, सिफिलिस के लिए किया गया। अब हम बात करते हैं कि अगर एंटीबायोटिक, अभी हमने कहा कि एंटीबायोटिक क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेक्रेशन है। इसे हम आंशिक रूप से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसकी लो कंसंट्रेशन को अगर हम यूज करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर के होने वाले इफेक्ट पर इसका दो तरह से प्रभाव हो सकता है। एक को हम कहते हैं साइडल इफेक्ट और दूसरा कहते हैं स्टैटिक और इनहिबिटरी इफेक्ट। फिर से समझिए, एंटीबायोटिक का इफेक्ट दो तरह से होता है, आइदर साइडल, साइडल का मतलब किलिंग, अर्थात वैसे एंटीबायोटिक जिसको देने के पश्चात सूक्ष्म जीवी का क्या होता है, खात्मा ही हो जाता है, और जिसको आप कहते हैं कि ये जड़ से बीमारी खत्म हो गई, तो साइडल इफेक्ट हम बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी एंटीबायोटिक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टोटली नहीं खत्म करता है, लेकिन उसके होने वाले जो इफेक्ट हैं उसकी वृद्धि को रोक देता है। मतलब या तो दो चीज हो गया, या तो मार दिए या उसको क्या कर दिए, इनहिबिट कर दिए, उसके फैक्टर को हम क्या कर दिए, दबा दिए। तो इसके कारण एंटीबायोटिक का इफेक्ट दो तरह का हो गया। इसको हम कहते हैं जो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, और दूसरे को क्या बोल दिया, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। समझिए, बैक्टीरियोसाइडल, साइडल मीन्स किल कर दिया, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट क्या है, कि वो ऐसे प्रतिजैविक जिसके प्रभाव से सूक्ष्म जीवियों का पूर्णतः विनाश हो जाता है। तो ऐसे एंटीबायोटिक को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि इनमें कौन बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट दर्शाता है। कौन हो गया है, एम्पिसिलिन, सॉरी पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स नाम है दवा का, जानते हैं टेढ़ा होता है, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, और फ्लोक्सासिन, ये बहुत ही आजकल कॉमन है। और फ्लोक्सासिन ये कैसा है, बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब ये चीज सूक्ष्म जीवी को अगर इसका इफेक्ट प्रयोग किया जाए तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार देता है, और जिसके कारण यह बीमारी क्या होती है, खत्म हो जाती है। दूसरा आपका हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, वैसे एंटीबायोटिक जिनके प्रभाव से सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोका जा सकता है, इसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवियों के वृद्धि को हम रोकते हैं या कम कर देते हैं, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। फिर से समझिए, वैसे एंटीबायोटिक जिनके प्रभाव से सूक्ष्म जीवियों के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वृद्धि को रोका जा सकता है
या उसे कम किया जा सकता है, ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? उदाहरण के रूप में देखिए, रिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, नाम देखिए, रिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। इसी एजिथ्रोमाइसिन का आजकल जो है, या रिथ्रोमाइसिन का प्रयोग आजकल कोरोना में चल रहा है। क्लोरमफेनिकॉल, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, CO छूट गया है। तो क्लोरमफेनिकॉल, इन सभी दवाइयों का आजकल प्रयोग चल रहा है कोरोना से लड़ने में। एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल इत्यादि। आगे हम बात करते हैं कि रेंज ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का क्षेत्र क्या है, एंटीबायोटिक को हम कैसे, उसके बैक्टीरिया पर किस प्रकार कार्य करता है, इसके आधार पर एंटीबायोटिकों को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इस साल भी पूछा था यह प्रश्न, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड का मतलब ही होता है विस्तृत या बृहद। स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो गया? परास, जिसका क्षेत्र बड़ा हो, बृहद परास प्रतिजैविक, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं विस्तृत परास प्रतिजैविक। इसे समझिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, हिंदी में इसको बोलते हैं बृहद परास प्रतिजैविक या विस्तृत परास प्रतिजैविक। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है? कह रहा है कि वैसे प्रतिजैविक, वैसे एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को या तो खत्म कर देता है या इसकी वृद्धि को रोककर उसके प्रभाव को कम कर देता है। यहाँ हमने दो शब्दों का प्रयोग किया है, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, ग्राम धनात्मक, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया है? ऋणात्मक, ग्राम ऋणात्मक। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है क्या? कह रहा है क्या कि देखते हैं, आप लोग जाते हैं कल्चर करवाने के लिए, और जिस इन्फेक्शन को कल्चर में प्राप्त कर लिया जाता है, हर एक बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर रंग के द्वारा स्टेन होता है ना, और उसी स्टेनिंग कैपेसिटी के आधार पर वहाँ जो वो एनालिसिस करता है, वो बताता है कि इस तरह का ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं क्या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कल्चर में प्राप्त हो जाते हैं, इसको हम धनात्मक कहते हैं, और जो इफेक्ट दिखलाता है लेकिन कल्चर में वो प्राप्त नहीं होता है, उसको ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव तो आसानी से पकड़ में आ गया, लेकिन ग्राम नेगेटिव आसानी से पकड़ में नहीं आता है। तो वैसी अवस्था में डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि वैसे प्रतिजैविक का प्रयोग करते हैं जो दोनों ही तरह के इन्फेक्शन में प्रभावी है। और मेरी बात समझिए, वैसे प्रतिजैविक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव के द्वारा इन्फेक्शन हो या ग्राम नेगेटिव के द्वारा इन्फेक्शन हो, अगर ऐसी अवस्था में जब पता नहीं है तो ऐसी अवस्था में उस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं जो दोनों से लड़ सकता है, अर्थात ये दोनों ही तरह के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से लड़कर उसके प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इसीलिए ऐसे प्रतिजैविक को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम अर्थात विस्तृत परास प्रतिजैविक कहते हैं। अभी हमने कहा कि ऐसे प्रतिजैविक का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म नहीं, जब कई तरह की बीमारियों के बारे में हमें नहीं पता है, और वैसी अवस्था में जिससे लड़ने के लिए डॉक्टर दवा का प्रयोग करता है, वो सामान्यतः ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कई बार का पूछा हुआ है क्वेश्चन, इनमें कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है? क्लोरमफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। उदाहरण बिल्कुल हम याद रखेंगे, बहुत नहीं, ये तीन ही आप लोगों को किताब में दिया हुआ है और यही परीक्षा में भी पूछता है, क्लोरमफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन इत्यादि। ये जो क्लोरमफेनिकॉल है, इस ड्रग्स की खासियत है
कि ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नलिका में आसानी से अवशोषित हो जाता है। लेकिन कभी भी इस ड्रग्स को अगर हम लेते हैं ओरली, तो कभी भी इसे हम खाली पेट नहीं लें। खाली पेट का मतलब क्या है? बिना खाना खाए हुए इस औषधि का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग किस किस अवस्था में किया जाता है? इससे टाइफाइड हो, डिसेंट्री हो, बहुत एक्यूट फीवर हो, फीवर जा ही नहीं रहा है, खतरनाक फीवर जिसको कहते हैं, या यूरिनरी इन्फेक्शन हो। कहने का मतलब क्या है कि उत्सर्जी अंगों में अगर इन्फेक्शन है, तो वह वैसी अवस्था में भी हम इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। अगला चलिए, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो के हिंदी में हम बोलते हैं संकीर्ण प्रास या सीमित प्रास प्रतिजैविक। नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? ऐसे प्रतिजैविक, इसका प्रयोग ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, या अभी हमने कहा या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अर्थात एक बीमारी या एक सूक्ष्म जीवी के दुष्प्रभाव को खत्म करने या रोकने में किया जाता है। ऐसे एंटीबायोटिक को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।